विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग, ठीक है। संविधान के भाग 14 में थे, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं कर रहे थे, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स कर रहे थे। उसमें बता रहा था आपको लोक सेवाओं के प्रकार, शॉर्ट में मैंने बता दिया था, उसको अब एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि भारतीय संविधान में कुछ आवश्यक परिवर्तनों के साथ लोक सेवाओं की उस सामान्य योजना को स्वीकार कर लिया गया जो ब्रिटिश शासनकाल में प्रचलित थी। पहले के समान देश की सेवाएं 3 भागों में विभक्त हैं, किंतु उनके नामों में परिवर्तन कर दिया गया है। ये 3 सेवाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 अखिल भारतीय सेवाएं, जिनको क्या कहा जाता है? ऑल इंडिया सर्विसेज। नंबर 2 होती हैं केंद्रीय या संघीय सेवाएं, यानी सेंट्रल सर्विसेज। और तीसरी होती है कौन सी? राज्यों की लोक सेवाएं, यानी पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट्स। अगर आप आईएएस बनते हो, आईपीएस बनते हो या भारतीय वन सेवा में जाते हो, सिलेक्ट होते हो, तो आप अखिल भारतीय सेवा में हो। किसमें हो? अगर आप अन्य सेवाएं ग्रहण कर रहे हो, जैसे भारतीय विदेश सेवा, आईएफएस जिसको बोलते हैं, ठीक है, आबकारी सेवा, रेलवे अभियंता सेवा, चुंगी एवं केंद्रीय एक्साइज सेवा, अगर और चीजों में आप निकल रहे हो तो इसका मतलब आप केंद्रीय सेवा में हो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होती है। इवन आप डाकघर में अगर जॉब कर रहे हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, ठीक है। राज्य के अगर आप एसडीएम हो, डीएसपी हो, है ना, ऑडिट और अकाउंट्स में हो, शिक्षा में हो, कोऑपरेटिव सेवा, राज्य की कोऑपरेटिव सेवा, राज्य नियोजन सेवा में हो, तो आप क्या हो? राज्य की सेवाओं में हो। तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं। अखिल भारतीय सेवाएं उन्हें कहा जाता है जिनके अधिकारी केंद्र, संघ लोक सेवा आयोग भी बोलेंगे साथ में, केंद्र यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी द्वारा भर्ती किए जाते हैं तथा केंद्र के मूल नियंत्रण में रहते हैं। जबकि सेवाएं कहां देते हैं? राज्यों में देते हैं। कहां देते हैं? भाई डीएम साहब हैं, कहां से आए हैं? केंद्र से आए हैं। कहां दे रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट में दे रहे हैं। अब जैसे हमारे उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 13 डिस्ट्रिक्ट है। तो जो डीएम साहब हैं वहां पर, वो कहां से आए हैं? केंद्र से आए हैं। लेकिन सेवाएं कहां दे रहे हैं? हमारे राज्य में दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन रहते किसके नियंत्रण में? केंद्र के मूल नियंत्रण में रहते हैं। किसके मूल नियंत्रण में? यह संघ एवं राज्यों के लिए साझा सेवा है। आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का नियमन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अनुसार होता है। किसके अनुसार? 1951 के अनुसार होता है। इवन अगर आप डीएफओ हो, अगर भारतीय वन सेवा में हो, तो आप अखिल भारतीय सेवा में हो। किसमें हो? अगर आप आईपीएस हो तो आप अखिल भारतीय सेवा में, ठीक है। मैंने कहा भारतीय सेवाओं का नियमन अखिल भारतीय सेवाओं का नियमन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अनुसार होता है। संविधान के आर्टिकल 312(2) के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के नाम से 2 अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया था। सन 1966 में भारतीय वन सेवा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 1966। क्या इंपॉर्टेंट होता है? भारतीय वन सेवा यानी आईएफओएस नामक तीसरी अखिल भारतीय सेवा का गठन किया गया, जिसको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। नंबर 1 हो गया आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, नंबर 2 हो गया भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस, और तीसरी होगी भारतीय वन सेवा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, क्वेश्चन आया एक बार कि आईएएस किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो आपने बोलना है कार्मिक, लोक शिकायत, पब्लिक ग्रीवेंसेस बोलते हैं इसको, एंड पेंशन मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जबकि भारतीय पुलिस सेवा गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। और भारतीय वन सेवा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नियंत्रण प्राधिकारी है, ठीक है। भारतीय वन सेवा के लिए क्या है? पर्यावरण तथा वन मंत्रालय नियंत्रण प्राधिकारी है, यानी जो भारतीय वन सेवा है पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इतना समझ में आ गया? 1963 में 3 नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया था। भारतीय वन सेवा, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा और भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा। भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा। परंतु सिर्फ एक नई सेवा, भारतीय वन सेवा की ही स्थापना की गई।
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना हेतु कदम उठाने के निर्देश संघ सरकार को दिए हैं। क्या दिए हैं कि भाई एक भारतीय न्यायिक सेवा भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन का अधिकार संसद को दिया गया है। अगर आप से क्वेश्चन पूछेगा कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसको है, तब आपने बोलना राज्यसभा को। सृजन बोला मैंने, क्या बोला? और अगर बोला कि नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार किसको है, तब आपने संसद बोला। अब सृजन का मतलब क्या होता है? अगर नई अखिल भारतीय सेवा बनानी है मतलब, तो सबसे पहले राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी कि देश में एक नई अखिल भारतीय सेवा की आवश्यकता पड़ रही है, और जब वो पास हो जाएगा तो इस प्रकार ये अधिकार किसको मिल जाएगा? संसद को। तो मैंने कहा नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार राज्यसभा को है, जबकि नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार किसको है? संसद को। क्लियर हो गया? आर्टिकल 312 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3, बता दिया मैंने, बहुमत से संकल्प द्वारा यह घोषित कर देगी राष्ट्र हित में, नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए बंद कर सकेगी। अखिल भारतीय सेवा की विशेषता यह है कि इन सेवाओं के लिए भर्ती और प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें विभिन्न राज्यों में कैडर में सेवा के लिए भेज दिया जाता है। तो भाई लबासना जब आप जाओगे तो सारा खर्चा कौन उठा रहा है? केंद्र उठा रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती है आपको। क्या होती है? भारत दर्शन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? भारत दर्शन भी कराया। ऐसा नहीं है, एसडीएम लोगों को भी कराया जाता है, पीसीएस जो होता है उनको भी कराया जाता है, लेकिन बजट में अंतर होता है। केंद्र का बजट जो होता है वो ज्यादा होता है। आप जहाजों से भी जाओगे, आप क्या बोलते हैं, छोटे छोटे स्टीमर जो होते हैं उनसे भी जाओगे, अंडमान निकोबार दिखाया जाएगा आपको, पोर्ट ब्लेयर दिखाया जाएगा, काला पानी दिखाया जाएगा, सिक्किम में भेजेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या आपको क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। कहां पर? लाल बहादुर शास्त्री लबासना, भारतीय प्रशासनिक अकादमी, है ना। लेकिन वहां जाने के लिए मैंने कहा क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है। अपना एक भी पल आपने गंवाना नहीं है ऐसे बातें करके। यहीं से शुरू कर देना पढ़ाई। क्या करनी है? अब देखो 32 साल तक होता है। कब तक? और पुनर्जन्म पता नहीं, महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि पुनर्जन्म होता है, पर मुझे नहीं पता कि होता है कि नहीं होता है। इसलिए एक बार एफर्ट जरूर लगाना चाहिए। किसके लिए? किसके लिए भाई? पहाड़ों की रानी मसूरी में लबासना के अंदर जाने के लिए। ठीक है, लगाइए। हाँ जी, बोलिए बोलिए। ठीक है। शीलम परम भूषणम, है ना। करेक्टर इज द प्राइम वर्च्यू। शीलम परम भूषणम बाहर लिखा है। तो भाई मैंने ये बता दिया कि नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र हित में अगर ऐसा करता है तो हो जाएगा भाई। इस प्रकार इन पर, अच्छा साथ में बता दूं, भर्ती और प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और उसके बाद विभिन्न राज्यों के काडर में सेवा के लिए भेज दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा, किस काडर के हो भाई? यूपी काडर के हैं। किस काडर के? गुजरात के हैं जी, है ना। तो इस प्रकार इन पर राज्यों तथा केंद्र दोनों के अधीन काम करने की जिम्मेदारी होती है। अखिल भारतीय सेवाओं का यह स्वरूप भारतीय संघ की एकता के लिए, एकता के स्वरूप को मजबूती प्रदान करता है। इस समय 3 संयुक्त काडरों सहित 24 राज्य कैडर है। कितने हैं? काडर भी बोलते हैं, कैडर भी बोलते हैं। हिंदी में कैडर भी बोल देते हैं, इंग्लिश में काडर भी बोलते हैं। ठीक है, 24, 3 संयुक्त काडरों सहित 24 काडर हैं। संयुक्त काडर कौन कौन से हैं भाई? असम और मेघालय। आपको असम काडर नहीं मिलेगा, सीधे क्या मिलेगा? असम मेघालय काडर। कौन सा मिलेगा? दूसरा है मणिपुर त्रिपुरा काडर। मणिपुर और त्रिपुरा का संयुक्त काडर है। राज्य जो होते हैं ना आपके, राज्यों के हिसाब से काडर मिलते हैं। तो लेकिन असम मेघालय एक साथ मिलेगा, मणिपुर त्रिपुरा काडर मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश काडर के हैं जी। अब ये बड़ी दिक्कत हो जाती है भाई अगर ये वाला मिल गया आपको। आपसे पूछा है किस कैडर के हो भाई, आप किस कैडर के आईएएस हो, आप बोलोगे लंबा हो जाता नाम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश काडर के हैं जी। ठीक है, चलो। दूसरे प्रकार की सेवाएं जो होती हैं वो होती केंद्रीय संघीय सेवाएं। केंद्रीय या संघीय सेवाएं यानी सेंट्रल सर्विसेज।
केंद्रीय सेवाएं पूर्णतः केंद्र के अधीन राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं होती हैं। इसके सदस्यों की नियुक्ति भी केंद्र के द्वारा की जाती है और ये अपनी सेवाएं सिर्फ केंद्र सरकार को ही देते हैं। अब आप बोलोगे यार पोस्ट ऑफिस तो राज्यों में होते हैं, क्या होते हैं? नहीं भाई, जो पोस्ट भारतीय डाक सेवा है वो केंद्रीय सेवा में आती है। किसमें आती है? पोस्ट ऑफिस में अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप ये बोलोगे कि क्या क्या हो? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। किसके हैं? लेकिन कई बार क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने के बाद भी लोग राज्य की सेवा में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवा में कई बार दिक्कत ये हो जाती है कि आज यहाँ हो उत्तराखंड में, कल जरूरी नहीं है कि उत्तराखंड में रहोगे, कहाँ जा सकते हो। एक बालिका थी यहाँ पे, मतलब किसमें, पोस्टल सर्विसेज में थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी, लेकिन क्या बनना था? पुलिस बनना था। उन्होंने कहा जी पुलिस बनना है। मैंने कहा वो तो राज्य की सेवा है, आप जाना चाहोगे? कि हाँ जी ठीक है। बने वो बाद में दरोगा ज्वाइन किया उन्होंने। ठीक है, तो भाई इनके सदस्यों की नियुक्ति भी केंद्र के द्वारा की जाती है। ये अपनी सेवाएं सिर्फ केंद्र सरकार को देते हैं। इन सेवाओं में 4 प्रकार के सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। इन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब ये आपके ऊपर है क्या बनना चाहते हो। हाँ जी, देखो एक ही बच्चा है जिन्होंने कहा प्रथम, बाकी इसका मतलब मौन है। आपने क्यों नहीं बोला कि प्रथम श्रेणी के बनना चाहते हैं? ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी कहा जाता है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सरकारी कर्मचारी उच्च पदों पर काम करते हैं। इन्हें राजपत्रित अधिकारी कहा जाता है, गजेटेड ऑफिसर कहा जाता है। तृतीय श्रेणी में दफ्तर में लिपिक यानी क्लर्क, टाइपिस्ट यानी टाइपिस्ट समझते हैं, और स्टेनोग्राफर, पेशकार और अन्य छोटे दर्जे के अधिकारी होते हैं। देखिए ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए छोटे दर्जे का। सबसे ज्यादा काम अगर आप मेरे से पूछें तो ग्रुप सी ही करता है सबसे ज्यादा काम। टेंशन हो सकता है ग्रुप ए और बी को होती हो, लेकिन जो ज्यादा काम होता है वो कौन करता है? सी के द्वारा होता है। इवन किसी भी कार्य की जो प्रारंभ किया जाता है वो ग्रुप सी का कर्मचारी करता है। क्या करता है? ठीक है, तो पेशकार और अन्य दर्जे के अधिकारी, छोटा शब्द गलत लिखा हुआ किताब में, अन्य दर्जे के अधिकारी होते हैं। चतुर्थ श्रेणी में चपरासी, फर्राश और दफ्तरी आदि होते हैं। ठीक है, केंद्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मैंने कहा था आपको, क्या केंद्रीय कर्मचारी जो होंगे, अखिल भारतीय सेवा के जो कर्मचारी होंगे, उनके नियुक्ति पत्र पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, तथा इनकी नियुक्ति और सेवा शर्तें यानी कंडीशंस ऑफ सर्विसेज को विनियमित करने के लिए जो विधि बनाती है वो संसद बनाती है। कौन बनाती है? आर्टिकल 309 में लिखा हुआ है। विधि कौन बनाएगा जी? संसद बनाएगी। 309। तीसरे नंबर की जो सेवा होती है वो होती कौन सी? राज्यों की लोक सेवाएं यानी पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट्स। पब्लिक सर्विस ऑफ द भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले अन्य कर्मचारी राज्य की लोक सेवा के सदस्य होते हैं, लेकिन राज्य के अधीन कार्य करने वाले समस्त पदाधिकारी राज्य की लोक सेवा के सदस्य नहीं होते हैं। उच्च तथा महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वाले व्यक्ति यथा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिविजनल कमिश्नर, जिलाधीश, पुलिस सुपरिटेंडेंट और राज्य के प्रशासन में विभिन्न विभागों के सचिव आदि भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं के सदस्य होते हैं। लेकिन जो डीएसपी होगा वो भारतीय राज्य सेवा, मतलब राज्य की सेवा, लोक सेवा का होगा। डीएसपी समझ रहे हो, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अभी अंतर नहीं पता होगा कि एसपी और डीएसपी में कितना अंतर होता है। भाई पीसीएस में अगर आपने निकाला तो अगर एसडीएम नहीं बने तो डीएसपी बनोगे, ऊपर की जो रैंकिंग होती है। ठीक है, लेकिन ये अंतर आपको तब पता चलेगा जब आप एसपी ऑफिस जाएंगे, आप डीएसपी होंगे, उस दिन आपको अंतर पता चल जाएगा कि एसपी और डीएसपी में क्या अंतर होता है। क्या अंतर होता है? एक ना आईएएस आईपीएस जैसी परीक्षाएं दी हैं भाई। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को क्रैक किया है, और आपने कहा क्या किया? लोक सेवा आयोग उत्तराखंड, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार की परीक्षा को क्या किया? क्रैक किया। भाई मेहनत दोनों जगह है, लेकिन एक जगह को ज्यादा सम्मान प्राप्त है कि यूपीएससी से आए। कहां से आए? हो सकता है आप पीसीएस निकाल दो, एसडीएम बन जाओ, हो सकता है आने वाले समय में काडर मिल जाए आपको, आईएएस का काडर मिल जाए। ठीक है, मिल सकता है, 20-25 साल बाद मिलेगा। 2003 वालों को, 2-3 वालों को 2023 में मिला। कब मिला? 20 साल लगे। नया राज्य इसलिए 23 साल में, 20 साल में मिल गया। बड़े राज्यों में तो कोई मेरे ख्याल से 25 साल 30 साल में भी नंबर नहीं आता जल्दी से।
ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन वो बात नहीं होगी। कौन सी? जो यूपीएससी क्रैक करने वाली हो, इसलिए बोल रहा हूं। तो भारतीय पुलिस सेवा, संघ लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त मैंने बता दिया। चलो, राज्य लोक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? अगर आप पीसीएस निकालते हो तो आपके नियुक्ति पत्र पर राज्यपाल के साइन हो, ठीक है, महामहिम राज्यपाल के। इनकी नियुक्ति का सेवा शर्तें राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के तहत विनियमित यानी रेगुलेट होती है। ये भी 309 में लिखा हुआ है। ठीक है भाई। हाँ, तो अब मैं कुछ चीजें बता देता हूं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, शायद नहीं पता होंगे, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग, पहला लोक सेवा आयोग 1926 में स्थापित किया गया था। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग कब स्थापित हुआ, तब आपने बोलना 1926। भारत में जो पहली बार लोक सेवा आयोग बना वो किस एक्ट से बना, तब आपने बोलना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। उस समय इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते थे। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? यूपीएससी कर दिया गया। दिल्ली जाइएगा कभी, धौलपुर हाउस, यूपीएससी है ना। जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बाहर मीडिया खड़ा रहता है, इंटरव्यू लेता है आपका, जो सोशल मीडिया, खासकर बड़ा मीडिया तो नहीं लेकिन सोशल मीडिया के लोग खड़े होते हैं, आपसे पूछते हैं आपने कौन सी किताब पढ़ी, आपने कैसे पढ़ा, क्या खाया, क्या पिया, कितना सोए, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसका जवाब देना संभव नहीं है कि मैंने क्या कैसे पढ़ा, ये कैसी चीजें हैं, मतलब इसको व्यक्त करना बड़ा कठिन होता है कि मैंने कैसे पढ़ा। अरे भाई बहुत पढ़ा तब निकले, क्या करे, बहुत पढ़ा। अगर कोई ये बोल रहा है कि जी मैंने रात को पढ़ा, मैं पेपर देने गया और मैं निकल गया, तो वो झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं होता, नाइट फाइटर्स नहीं निकलते हैं। थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लंबे समय तक पढ़ना पड़ता है ना, 6-8 महीने, 9 महीने, 1 साल, इतना लग जाता है, कईयों को ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो संघीय लोक सेवा आयोग बता दिया मैंने। सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे भाई? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। क्या नाम था उनका? बंगाली थे, टैगोर थे, जिन्होंने 1864 में यह सफलता प्राप्त की थी। वह रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर है। इंडियन सिविल सर्विस तथा इंडियन पुलिस सर्विस का विस्थापन खोजने के लिए अक्टूबर 1946 में प्रोविंशियल प्रीमियर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसके अध्यक्ष अंतरिम सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी अध्यक्षता। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को बनाए रखने का समर्थन किया और इसका नाम बदलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस करने का सुझाव दिया। आईएएस करने का सुझाव किसने दिया? आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस प्रकार पटेल को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में सिविल सर्विस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसको लॉर्ड कॉर्न, तो अब दोनों नाम याद रखने हैं आपने, ऑप्शन में कॉर्नवालिस, ठीक, और भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस का जनक अगर स्पेशल पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और अगर ऐसे बोलेगा भारत में सिविल सर्विस का पिता कौन है, तो तब आपने बोला लॉर्ड कॉर्नवालिस, परमानेंट सेटलमेंट वाला, है ना। स्वतंत्रता के पहले इंडियन पुलिस सर्विस को इंडियन पुलिस के नाम से जाना जाता था। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का पहला बैच 1946 में सशस्त्र सेना के उन अधिकारियों में से भर्ती किया गया जिसे भंग कर दिया गया, डिमोलिश्ड कर दिया गया। उन्हें अप्रैल 1947 में स्थापित आईएएस ट्रेनिंग स्कूल मेटकॉफ हाउस दिल्ली में प्रशिक्षण दिया गया। इसमें आईएएस ट्रेनिंग स्कूल मेटकॉफ हाउस दिल्ली में प्रशिक्षण दिया गया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिए पहली प्रतियोगी परीक्षा जुलाई 1947 में आयोजित की गई। कब की गई? जुलाई 1947 में आयोजित की गई। उत्तर भारत से इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस परीक्षा को पास करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सर शादीलाल अग्रवाल। शादीलाल अग्रवाल 5 सितंबर 1902 को चुने गए थे। उनकी ट्रेनिंग, और लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने सेवा से त्यागपत्र दे दिया था। बताओ, उस जमाने में भी थे ऐसे लोग, पहले पढ़ा, पेपर निकाला, ट्रेनिंग ली और उसके बाद छोड़ दिया। एक 21 साल का लड़का निकला था,
कई साल पहले अंकुर गर्ग नाम से, अंकुर गर्ग टॉपर था, 21 साल का बालक था, IITian था। उसने भी क्या किया, ट्रेनिंग ली, उसका क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। सिर्फ क्यों, काडर गलत मिल गया। 2 डिग्रियां थी, लेकिन उसके पास तो तत्कालीन समय का सबसे बड़ा पैकेज लेके गया था वो प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि उसका 2 डिग्रियां थी। कौन कौन सी, एक IIT की और दूसरी लवासना प्रशासनिक डिग्री थी उसके पास, है ना। तो ठीक है जी, शादीलाल अग्रवाल जी ने 5 सितंबर 1902 को चुने गए। ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने सिविल सेवा से त्याग पत्र दे दिया। वास्तव में सिविल सेवा में इंपीरियल शब्द के स्थान पर भारतीय शब्द का प्रयोग 1926 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ, पहले इंपीरियल बोलते थे, फिर उसको भारतीय बोलने लगे। कब बोलने लगे, 1926 से। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा कब से बोल रहे हैं, 1926 से बोल रहे हैं। ठीक। अब है भाई, लोक सेवकों की पदावधि जो होती है उसमें एक प्रसाद का सिद्धांत पूछता है। इसका सिद्धांत, प्रसाद का सिद्धांत, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पब्लिक सर्वेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। इंग्लैंड में सामान्य विधि यानी कॉमन लॉ का यह नियम है कि लोक सेवक सम्राट के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। लोक सेवक क्राउन यानी सम्राट के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सम्राट उन्हें किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नौकरी से बर्खास्त कर सकता है। यहां तक कि यदि सम्राट और सेवक में कोई नियोजन की संविदा भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो भी सम्राट उससे बाध्य नहीं है। इंग्लैंड के इस सामान्य विधि के नियम को प्रसाद का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर कहा जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 310 में, किसमें, 310 में इंग्लैंड की सामान्य विधि के प्रसाद के सिद्धांत को समाविष्ट किया गया है। 310 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो प्रतिरक्षा सेवा, इसमें डिफेंस, प्रतिरक्षा सेवा या संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा प्रतिरक्षा से संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इसके भाई, ये प्रसाद का सिद्धांत कहां से लिया हमने, इंग्लैंड से लिया। वहां पर सम्राट के प्रसाद पर्यंत होता है, यहां पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। किंतु भारतीय संविधान में उपबंधित प्रसाद का सिद्धांत कुछ अपवादों के अधीन है। क्या है, एक्सेप्शंस है, कुछ अपवाद हैं। वहां पर तो यह है कि राजा सम्राट है, सम्राट बैठे हैं सामने, आप आगे रेबन का चश्मा लगा के खड़े हो रखे हैं, हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट खराब कर दिया, आपको तुरंत निकाल देंगे। अब ऐसा हुआ नहीं, पर मैं बता रहा हूं, आप जब भी, आप अगर सिविल सेवक हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के सामने आप क्या नहीं पहनेंगे, चश्मा नहीं पहनेंगे। कौन सा, रेबन का। मोदी जी के सामने पहना था किसी ने, हालांकि निकाला नहीं गया, लेकिन कारण बताओ नोटिस तो जरूर गया होगा कि भाई ऐसे कैसे। आपने आंखें कैसी रखनी है। हाँ, अगर ये वाला चश्मा है तो ये पहन सकते हैं आप, नजर का चश्मा, इसको भी आपने ऊपर नहीं रखना है ऐसे। कैसे, यार रेबन का चश्मा आपने कहाँ लगा रखा, यहाँ लगा रखा, बिल्कुल ये नहीं चलेगा, क्योंकि आप क्या हो, अधिकारी हो भाई, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं आपके लिए। अभी अपवाद क्या है, यदि किसी सिविल सेवक को उसके पद से हटाया जाता है या पदच्युत किया जाता है या पदावनत किया जाता है, पदावनत मतलब डिमोशन किया जाता है, क्या किया जाता है, पदच्युत बोलते हैं पद से हटाया जाना, ठीक है, किया जाता है, तो आर्टिकल 311 में विहित प्रक्रिया का अनिवार्यता अनुसरण किया जाना चाहिए। 311 का अनिवार्यता अनुसरण किया जाना चाहिए। 311 पढ़िए क्या लिखा हुआ 311 में। तो लोक सेवकों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ऑफ पब्लिक सर्वेंट दिया गया है। 311 पढ़ेंगे अभी, पहले मैं दूसरा अपवाद बता दूं। ऐसे लोक सेवक जिनकी पदावधि नियत है, उनके लिए प्रसाद का सिद्धांत लागू नहीं होता है, जैसे उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिन्हें कहा जाता है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर निर्भर नहीं करते हैं, प्लेजर पर निर्भर नहीं करते हैं। समझ में आ गया, ठीक। तीसरा अपवाद यह है कि आर्टिकल 14, 15 और 16 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार
प्रसाद के सिद्धांत के प्रयोग की रीति को नियंत्रित करते हैं, अतः इस सिद्धांत का प्रयोग विभेदकारी या अनुचित रीति से नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 14, 15 और 16। ठीक है, 14 क्या है, विधि के समक्ष समता। 15 क्या है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 16 क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। समझ में आया? इसके अधीन है मूल अधिकार, प्रसाद के सिद्धांत के प्रयोग की रीति को नियंत्रित करते हैं। हाँ जी, अब मैं बता दूं कि लोक सेवकों को संवैधानिक संरक्षण क्या दिया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू द पब्लिक सर्वेंट क्या है, क्यों लोग इस सेवा में जाना चाहते हैं, क्यों इसमें जाने के बाद कंफर्म हो गया कि अब जल्दी से कोई आपको क्या नहीं कर सकता, ट्रांसफर कर सकता है, आपकी शेयर खराब कर सकता है, आपको हटा नहीं सकता। वही व्यक्ति हटाएगा जो जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए आपके नियुक्ति पत्र पर। और वहां तक पहुंचने के लिए क्या लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, वक्त लगेगा वहां तक पहुंचने में। आर्टिकल 311 लोक सेवकों को अपने पद के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण पद प्रदान करता है। इसके तहत संघ या राज्य के सिविल सेवा के सदस्यों, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों और संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करने वाले लोक सेवकों को 2 संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। कौन से 2 संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हैं? नंबर 1, लोक सेवक की नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ यानी नीचे किसी प्राधिकारी द्वारा पद से हटाया या पदच्युत नहीं किया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ कौन हटा सकता है? नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी ही हटा सकता है और कोई नहीं हटा सकता। ठीक है। दूसरा, किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध कोई पदच्युति, हटाए जाने का या पदावनत किए जाने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि जांच द्वारा यह सुनिश्चित न कर लिया गया हो, नंबर 1, उसे अपने विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से अवगत करा दिया गया हो, नंबर 2, उसे सुनवाई का युक्त अवसर दिया गया हो। क्या हो? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से पूर्व सुनवाई का अवसर 2 बार दिया जाता था। पहले उसके विरुद्ध आरोप के बाबत और दूसरे जब शास्ति यानी पेनल्टी, शास्ति मतलब पेनल्टी अधिरोपित करने का प्रस्ताव होता था, 2 बार दिया जाता था। किंतु 42वें संविधान संशोधन के पश्चात दूसरी बार सुनवाई का अवसर देना विधि की अनिवार्यता नहीं है। 311 में वर्णित जांच कतिपय दशाओं में नहीं की जाएगी। नंबर 1, जब किसी आपराधिक आरोप पर व्यक्ति का दोष सिद्ध हो गया हो। ठीक है। नंबर 2, जहां समुचित प्राधिकारी के जांच के व्यवहारिक न होने के कारणों को लेखबद्ध कर दिया गया हो। और नंबर 3, जब यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल को समाधान हो जाए कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच समीचीन नहीं है। तो भाई ये 3 चीजें हैं भाई 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। और ये बहुत पहले क्वेश्चन बन चुके हैं, यहां से दोबारा बन सकते हैं। ठीक है। अब पढ़ना हमने क्या आगे, लोक सेवा आयोग, फिर उसके बाद सदस्यों की नियुक्ति, पदावधि, समय बताइए। ठीक है, अगले उसमें बताऊंगा मैं लोक सेवा की।